ज्योतिष संवाद कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और अनिल जैन का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी और जो आज का नक्षत्र है वो पूर्व आषाढ़ा है। मैंने आपको क्यों बताया, अष्टमी के ऊपर क्यों जोर दिया, क्योंकि अष्टमी का दिन हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। देखिए, हमारा जो मन है या माइंड है वो सन और मून का जो ग्रेविटेशनल पुल होता है उससे बहुत प्रभावित होता है। तो अक्सर हम देखते हैं कि पूर्णिमा और अमावस्या के दिन हमारा मन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है और जो लोग थोड़े से भी कमज़ोर मन वाले होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन अष्टमी का दिन ही एक ऐसा दिन है जब सन और मून का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो एक दूसरे को बैलेंस करता है एंड वी आर टोटली अनइन्फ्लुएंस्ड बाय द आउटसाइड फोर्सेस। हमारे जो बाहर के जितने भी जो चंद्रमा और सूर्य के जो ग्रेविटेशनल पुल है उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मन बहुत शांत रहता है। तो अष्टमी के दिन अगर हम कोई भी काम करें, कोई भी महत्वपूर्ण हम निर्णय लेना हो लाइफ का, तो अष्टमी के दिन लीजिए आप, बहुत अच्छा रहेगा। कोई नई मेडिसिन शुरू करनी है आपको, अष्टमी के दिन करिए। अगर आपको मेडिटेशन करना है, ध्यान लगाना है, तो आप अष्टमी के दिन करिए। यदि आपको किसी मंत्र की सिद्धि करनी है तो अष्टमी के दिन करिए। जो भी महत्वपूर्ण निर्णय हैं आपकी लाइफ के, अगर आप अष्टमी के दिन लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और यही छोटी छोटी बातें हैं और इसीलिए मैं कहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी इज वंडरफुल टूल फॉर सेल्फ मैनेजमेंट। और कोई ज्ञान आपको ये सब चीजें नहीं सिखाता, और ये छोटी छोटी चीजों का अगर आप अपनी लाइफ में ध्यान रखेंगे तो आप अपनी लाइफ को बहुत बेहतर बना सकते हैं। और दोस्तों, ये तो मैंने अष्टमी की बात की आपके सामने, लेकिन आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। और ये विषय ऐसा है जिससे हम सभी, करीब करीब सभी लोग प्रभावित हैं। और ये विषय है ओबेसिटी एंड ओवरवेट, और जिसको हम कहते हैं मोटापा, या हमारा जो वजन अधिक हो जाता है उसको हम कहते हैं ओबेसिटी एंड ओवरवेट। ये विश्व की बहुत एक बड़ी समस्या है और इसने पूरा एक महामारी का रूप धारण कर रखा है। और आपको ताज्जुब होगा कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो रिसेंटली रिपोर्ट आई थी, उसके हिसाब से पूरे विश्व में करीब 3 मिलियन, मतलब 30 लाख लोग, सिर्फ ये ओबेसिटी या ओवरवेट की वजह से डेथ होती है उनकी। और इसके अतिरिक्त जो सबसे बड़ी समस्या है कि अगर आप सीवियर ओबेसिटी से प्रभावित हैं, तो कहते हैं कि जो पुरुष है उसमें जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है, जो आपकी जो जीने का जो वर्ष होते हैं, उसमें कम 20 वर्ष तक कमी आ जाती है। और जो महिलाओं की लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है उसमें करीब 5 वर्ष तक कमी आ जाती है। तो इस जो ओबेसिटी है इसने पूरे विश्व में एक महामारी का रूप धारण किया है और ये बहुत विकट समस्या है। और कहते हैं कि इससे जो बीमारियां होती हैं, अगर आप सुनेंगे तो आपको ताज्जुब होगा, और मैं जो बात कर रहा हूँ इस मेडिकल साइंस की बात कर रहा हूँ। कहते हैं कि इससे जो बीमारी हो सकती है आपको मोटापे से या अधिक वजन के कारण, जैसे कि हार्ट डिसीज है, हार्ट स्ट्रोक है, हाई ब्लड प्रेशर बहुत जल्दी हो जाता है, डायबिटीज की समस्या जो एक भयंकर समस्या है वो भी मोटापे के कारण हो सकती है। बहुत तरह के कैंसर होते हैं जो भी हमारे ओबेसिटी या ओवरवेट के कारण होते हैं। गॉल ब्लैडर डिसीजेस हैं, गॉल स्टोन्स हैं, वो भी कहते हैं कि ओबेसिटी के कारण होते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस, वो भी एक काफ़ी समस्या है खासतौर से महिलाओं में, और वो भी जो है मोटापे के कारण होता है। गाउट है, आपकी ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, एस्थमा है, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे ओबेसिटी या ओवरवेट के कारण होती हैं। अब जहाँ तक मेडिकल साइंस का सवाल है, हम कहते हैं कि ये नापने के लिए कि आप क्या इस कैटेगरी में आते हैं या तो ओबीस या ओवरवेट की कैटेगरी में आते हैं, तो उसके लिए बहुत सिंपल है। हम सभी लोग अपने आप को देख सकते हैं, नाप सकते हैं। कहते हैं कि बॉडी मास इंडेक्स होता है, बीएमआई जिसको हम बोलते हैं, वो एक मेजरमेंट होता है हमारा मोटापे का या ओवरवेट को नापने का। बॉडी मास इंडेक्स होता है कि आप अपना वजन किलो में देखिए कितना किलो है, और उसको जो आपकी हाइट है मीटर में, उसके मीटर के स्क्वायर से उसको डिवाइड कर दीजिए।
और जो भी संख्या आती है वो आपका बॉडी मास इंडेक्स होता है, और जो आएगा यूनिट जिसकी होगी वो किलोग्राम पर स्क्वायर मीटर होगी। और कहते हैं कि अगर बीएमआई या बॉडी मास इंडेक्स अगर आपका 25 से कम है तो आप इस कैटेगरी में नहीं आते, ना ही तो आप ओवरवेट हैं और ना ही आप मोटापे से पीड़ित हैं। लेकिन अगर बॉडी मास इंडेक्स 25 और 30 के बीच में होता है, अगर आप इस तरह से मेजर करेंगे और आप देखते हैं कि आपका बॉडी मास इंडेक्स 25 और 30 के बीच में है, तो आप कहते हैं कि ओवरवेट की कैटेगरी में आते हैं। और अगर ये बॉडी मास इंडेक्स 30 से ज़्यादा हो जाता है, तब आप ओबेसिटी की कैटेगरी में आते हैं, जो कि एक बहुत एक सीरियस समस्या है। और जैसे मैंने कहा था कि अगर आप सीवियर ओबेसिटी से पीड़ित हैं, और सीवियर ओबेसिटी का मतलब होता है कि अगर बॉडी मास इंडेक्स 30 से या 40 से ज़्यादा होता है, तब हम कहते हैं कि आप सीवियर ओबेसिटी से पीड़ित हैं, और वो एक बहुत ही एक गहन या गंभीर समस्या है आपके लिए, जो आपके लिए बहुत सारी बीमारियों का कारण बन सकता है। तो ये तो दोस्तों बात हो गई मेडिकल साइंस की, ओबेसिटी की, ओवरवेट की, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं। बट ये प्रोग्राम ज्योतिष का है, ज्योतिष ज्ञान के बारे में है, तो हम ये देखेंगे कि ज्योतिष हमारा इस संबंध में क्या मदद कर सकता है। ज्योतिष क्या वाकई में ही हमारा इस संबंध में कोई मदद कर सकता है? आपको मालूम होना चाहिए, और मैं सबको बताना चाहता हूँ कि जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है बहुत एडवांस्ड है। ये एक हम किसी का भी हॉरोस्कोप देखकर, जन्म पत्री देखकर बचपन के समय ये बता सकते हैं कि इस व्यक्ति को बॉडी के किस पार्ट में प्रॉब्लम होने वाली है, और वो प्रॉब्लम किस एज में होगी। कोई नॉलेज ऐसी नहीं है दुनिया में, कोई ऐसा ज्ञान नहीं है जो आपको पैदा होने के टाइम बता दे कि आपको किस रोग होने की संभावना है, और ये रोग आपकी किस उम्र में होगा। कोई मेडिकल साइंस या कोई भी दूसरी नॉलेज आपको ये नहीं बता सकती, लेकिन हाँ, ज्योतिष आपको डेफिनेटली बता सकता है। हम लोग बहुत इसका इस्तेमाल करते हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का। और मैंने देखा कि जहाँ तक मेरा जो 40 साल का एक्सपीरियंस है, अनुभव है, हमने ऐसी ऐसी बीमारियों का भी ज्योतिष के द्वारा इलाज किया है जहाँ मेडिकल साइंस ने टोटली मना कर दिया था कि इसका इलाज पॉसिबल नहीं है। और एस्ट्रोलॉजी में बहुत छोटी छोटी आप उपाय करके, बहुत जो हम नॉर्मल लाइफ में जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ऐसे उपाय करके बहुत सारी बीमारियों पर हम काबू पा सकते हैं। मैं आपको अ, दूसरों के एग्जाम्पल अभी नहीं दूंगा, बट अपनी एग्जाम्पल अवश्य आपको देना चाहूँगा, और आप देख भी सकते हैं, पूछ भी सकते हैं मुझसे, और किसी से वेरीफाई भी कर सकते हैं। मुझको माइग्रेन का मैं एक पेशेंट था। और माइग्रेन, जैसा आपको मालूम है कि ये एक सिर दर्द होता है, भयंकर सिर दर्द होता है, और पूरी दुनिया में कोई इसका अभी तक इलाज नहीं है। और ये मैं इस तरह से भयंकर तरह से पीड़ित होता था कि बहुत सीवियर होता था, और कई कई दिन तक मुझको आराम करना पड़ता था। जब मैंने ज्योतिष का अध्ययन किया और इसके बारे में मुझे पता चला, तो मैंने कुछ उपाय किए अपने हॉरोस्कोप के हिसाब से। और दोस्तों, आपको ताज्जुब होगा कि पिछले करीब 25 साल से माइग्रेन तो क्या, मैं किसी भी तरह का मुझको सिर दर्द नहीं होता। सब लोग ताज्जुब करते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। बट हाँ, अगर आपको इसका ज्ञान है ज्योतिष का, तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी बहुत एडवांस्ड है, और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के द्वारा हम बहुत सी बीमारियों का बहुत सिंपल तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि एक छोटा सा उदाहरण दूं, मान लीजिए आपने जन्म पत्री किसी की देखी, और पता लगा कि ये व्यक्ति हृदय रोग से पीड़ित होने वाला है, या हृदय रोग से पीड़ित होने की संभावना है, और ये हमें बचपन में पता लग गया। तो हम शुरू से ही खाना पीना, रहन सहन, अगर मेडिकल एडवाइस की जरूरत भी पड़ती है तो मेडिकल की सलाह भी ले सकते हैं, योगा करें, मेडिटेशन करें, ज्योतिष के उपाय करें, तो हम काफी हद तक जो भयंकर समस्या होने वाली है उसको काफी हद तक हम सीमित कर सकते हैं। और यही एक ज्योतिष का फायदा है। और जैसे मैंने कहा कि विश्व में कोई भी ज्ञान ऐसा नहीं है जो आपको आगाह कर दे बचपन के समय कि आप किस बीमारी से और किस उम्र में आप उससे पीड़ित होने वाले हैं। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी बहुत एडवांस्ड है,
और डेफिनेटली क्योंकि ओबेसिटी और ओवरवेट भी एक मेडिकल कॉज है, तो उसका भी समाधान ज्योतिष के पास है। और हम इस प्रोग्राम में आज भी और अगले प्रोग्रामों में भी थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है जिससे हम सभी पीड़ित हैं, बहुत सारे लोग पीड़ित हैं। जैसे मैंने कहा कि सिर्फ 30 लाख लोग पूरी दुनिया में हर साल इसी ओबेसिटी या ओवरवेट के कारण उनकी डेथ होती है। और ख़ास तौर से अभी जो पिछले 1 साल से ज़्यादा का समय चल रहा है, हमारा जो कोविड-19 पैंडेमिक से हम जूझ रहे हैं, हम घर पर बैठे हुए हैं, हमारी जो लाइफ है बहुत ज़्यादा एक एक्टिव नहीं रही है। और मुझे भी ताज्जुब हुआ कि मैं होली पर अभी काफ़ी लोगों से मिला, अपने संबंधियों से या जानकार लोगों से, और मैंने देखा कि वाक़ई में ही सब लोगों को मोटापा चढ़ने लगा है। क्योंकि नेचुरली हमारी लाइफ जो है वो एक्टिव नहीं रही है, तो इसलिए ये मोटापे का या ओवरवेट होने का बहुत बड़ा कारण भी है। तो इसीलिए ज्योतिष के द्वारा अगर हम थोड़ी-सी भी कोशिश करेंगे, तो पहली चीज़ तो ये है कि हम जान सकते हैं कि ज्योतिष में किस ग्रह की वजह से ये आपको ये प्रभावित कर रहा है, और वो जानकर फिर हम उस ग्रह का उपाय करेंगे, तो हम काफ़ी हद तक इसके ऊपर हम काबू पा सकते हैं। मोटापे का कारण अगर हम ज्योतिष के द्वारा समझना चाहेंगे, तो सबसे पहले हमें ग्रहों के बारे में थोड़ा-सा आइडिया लेना पड़ेगा कि हर ग्रह का रोल इस मोटापे में क्या है और कितना है। और अगर हम थोड़ा-सा एक किसी भी जो लर्नेड एस्ट्रोलॉजर है, उसके द्वारा हम पोजीशन भी आपके हॉरोस्कोप में एनालाइज़ करा लें, तो बहुत आसानी से पता लग जाएगा कि हमारा जो मोटापे का या ओवरवेट का कारण क्या है, और उसमें हम फिर छोटी-छोटी रेमेडीज़ होती हैं एस्ट्रोलॉजी में, उसके द्वारा हम काफ़ी हद तक उस समस्या को पर अपना कम कर सकते हैं। और जहाँ तक ग्रहों का सवाल है, जैसा आप जानते हैं कि ज्योतिष में 9 ग्रह होते हैं: सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और राहु केतु। इसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है मोटापे के कारण है, वो है बृहस्पति। और बृहस्पति, अगर आप देखें, अगर हम थोड़ा-सा एस्ट्रोनॉमी की भी बात करें या सोलर सिस्टम की भी बात करें, तो बृहस्पति जो ग्रह है, जुपिटर जो प्लैनेट है, दैट इज़ द मोस्ट मैसिव प्लैनेट। एंड कहते हैं कि इट इज़ लार्जर देन ऑल प्लैनेट्स पुट टुगेदर। इतना एक भारी या विशालकाय जुपिटर है। और ये भी कहा कि जुपिटर इन इटसेल्फ इज़ अ सोलर सिस्टम। You know how many satellites are there of Jupiter? Jupiter has 79 satellites, and some satellites are really very big satellites. तो जुपिटर अपने आप में सोलर सिस्टम है, बहुत ही एक विशाल प्लैनेट है, बहुत ही एक हैवी प्लैनेट है। और आपको ताज्जुब होगा कि इसका जो वेट है जुपिटर प्लैनेट का, वो पृथ्वी से 317.8 गुना ज़्यादा है। तो ये ज्योतिष में भी ये वही भूमिका निभाता है, और हमारे जो मोटापे का मुख्य कारण बनता है, वो गुरु ही बनता है, जुपिटर प्लैनेट भी बनता है। चंद्र और शुक्र का भी आपके साइज पर और आपके वजन पर प्रभाव पड़ता है। वो हम देखेंगे अपनी चर्चा में कि किस तरह से चंद्र और शुक्र भी हमारे मोटापे को प्रभावित करते हैं। लेकिन अगर हम कुछ अशुभ ग्रहों की बात करें, जिनको ज्योतिष में अशुभ ग्रह कहा गया, खास तौर से मंगल, शनि, राहु और केतु, कहते हैं कि इन ग्रहों का अगर प्रभाव हो तो व्यक्ति हमेशा स्लिम एंड ट्रिम बना रहता है, कभी उसको मोटापे की या ओवरवेट की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हम चर्चा करेंगे हर प्लैनेट की, हर प्लैनेट का आपकी लाइफ में मोटापे को बढ़ाने में या ओवरवेट को बढ़ाने में क्या उसका रोल है, उस सब की हम चर्चा करेंगे। और एक एक ग्रह को लेकर हम चर्चा करेंगे। आज हम थोड़ा सा बृहस्पति की बात करते हैं, क्योंकि मैंने कहा कि जो मुख्य ग्रह है ज्योतिष में मोटापे का, जो एक मेन कारण है, वो बृहस्पति ग्रह है। और बृहस्पति, जैसे मैंने कहा कि ये बहुत ही मैसिव प्लैनेट है, बहुत ज़्यादा इसका वेट है, और वही रोल इसका हमारे लाइफ में होता है वेट बढ़ाने के लिए। और गुरु की सबसे बड़ी भूमिका है इस मामले में। और ये हमारी जो शरीर में फैट है, वसा है, उसको कंट्रोल करता है। तो इट्स बेसिकली कंट्रोल्स द फैट इन द बॉडी।
और इसी के कारण हमारा जो मोटापा है, या हमारे जो बहुत ज़्यादा, कुछ लोगों को देखा होगा आपने, बहुत ज़्यादा उनको खाने की आदत होती है, वो भी जुपिटर की वजह से आती है। और अगर जुपिटर किसी तरह से हमारे शरीर को प्रभावित करता है तो हमारा शरीर बहुत बल्की हो जाता है, मोटा हो जाता है, हैवी हो जाता है। और बृहस्पति यह कहते हैं कि अगर जन्म कुंडली में शुभ भाव का स्वामी होकर शुभ भाव में स्थित है तो मोटापे से जुड़ी चिंताओं को और बढ़ा देता है। और अगर इसके विपरीत अगर हो तो काफी हद तक मोटापे के ऊपर हमारा कंट्रोल रहता है। और लग्न हमारा ज्योतिष में शरीर होता है। जब हम कहते हैं कि शरीर के बारे में या शरीर के ऊपर इन ग्रहों का क्या प्रभाव है, इसका अर्थ ये होता है कि हम जानना चाहते हैं कि लग्न का इन ग्रहों पर प्रभाव कैसे पड़ रहा है। और दोस्तों, हम हर ग्रह की बात करेंगे, जैसे हमने अभी जस्ट शुरुआत की बृहस्पति के बारे में, कि जो एक मुख्य ग्रह है जो हमारा मोटापा देता है, हमको बल्की बनाता है, हमको हैवी बनाता है, या हमको 20 बनाता है। तो इसी तरह से हम हर ग्रह की बात करेंगे कि उन ग्रहों का हमारे मोटापे को बढ़ाने में किस तरह से और क्या रोल होता है। और दोस्तों, हम लोग पिछले इतवार को भी कुछ कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम होने के कारण आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए थे, और मेरे पास बहुत प्रश्न हैं, और मैं कोशिश करूंगा आज कुछ प्रश्नों का जवाब देने के लिए। हम ये भी देखेंगे कि हम कैसे हम उन ग्रहों की स्थिति को जानकर ये बता सकते हैं कि हम इस समस्या से पीड़ित होंगे या नहीं होंगे। और तीसरा ये है कि अगर हम पीड़ित हैं तो एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज क्या है, या हम ज्योतिष के जो उपाय हैं वो किस तरह से करके हम इस समस्या के ऊपर अपना कंट्रोल कर सकते हैं। और तो इसीलिए मैं थोड़े से प्रश्नों का आपको आपके प्रश्न हैं उनका उत्तर देना चाहूँगा। पहला प्रश्न है कि नरेंद्र शर्मा जी से आया है कि आई एम नरेंद्र शर्मा एंड आई एम ए मेंबर ऑफ यूपी ब्राह्मण बिजनेस ग्रुप। माय डेट ऑफ बर्थ इज 5th November 1979। टाइम इज 9:40 एंड द प्लेस ऑफ बर्थ इज बुलंदशहर। सर, अभी ऑटोमोबाइल टाटा कार सेल्स में हूँ। यहीं काम करता रहूं या कहीं ट्राई करूं? एक फार्मा कंपनी से और एक फुटवियर की कंपनी से भी बातचीत चल रही है। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। नरेंद्र शर्मा जी, हम आपका हॉरोस्कोप देख रहे हैं। आपके हॉरोस्कोप का जो लग्न है वो स्कॉर्पियो है, वृश्चिक लग्न है। और उस लग्न का स्वामी जो 9th हाउस में बैठा हुआ है नीच का होकर, बट दिस इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग राजयोग। अगर लग्न का स्वामी अगर 9वें भाव में बैठता है तो बहुत एक अच्छा एक राजयोग बनता है। और दूसरा यह है कि मरकरी और वीनस यानी बुध और शुक्र आपके लग्न में है, और जुपिटर का जो एस्पेक्ट है, दृष्टि है, वो द्वितीय भाव पर है। तो हम कहेंगे कि लग्न का संबंध या लग्न जो है तीनों शुभ ग्रहों से प्रभावित है। तो ये लग्न को भी बहुत एक स्ट्रांग बनाता है। और इसके अलावा अगर हम कुछ चीज़ों को देखें कि जो आपका चंद्रमा है वो सप्तम भाव में उच्च का है, गुरु दसम भाव में है, अच्छी जगह बहुत प्लेसमेंट है, शनि का प्लेसमेंट भी अच्छा है, लेकिन जो सन है वो 12वें भाव में नीच राशि में है। बट जब हम इसको अध्ययन करेंगे तो कुछ केसेस में नीच भंग भी हो जाता है, लेकिन शायद आपके केस में नीच भंग नहीं हो रहा है अभी। और इस समय जो दशा चल रही है आपकी, वो जुपिटर या गुरु की में शनि की दशा आपकी अभी 8 जनवरी से शुरू हुई है। और गोचर में भी जो प्लैनेट हैं, अभी जो गुरु है 6 अप्रैल को यानी कि परसों वो अ, कुंभ राशि में प्रवेश करेगा, आपके 4th हाउस में प्रवेश करेगा। वहां से वो 10th हाउस को, जो कि हाउस ऑफ प्रोफेशन होता है, उसको एस्पेक्ट करेगा। तो वो भी एक अच्छा एक गोचर है गुरु का, जो कि 6 अप्रैल से शुरू होने वाला है।
तो इन सब चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखें तो पहली चीज़ तो ये है कि आपका जो हॉरोस्कोप है प्रोफेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। आपको काफ़ी उच्च पद की प्राप्ति होगी। आपका जो भी प्रोफेशन है बहुत अच्छा रहेगा। पैसे की कभी कमी नहीं पड़ेगी। और जहाँ तक अभी चेंज की जो आपने बात की, तो मुझे लग रहा है कि इस सितंबर अक्टूबर के आसपास आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी प्रोफेशन में, और उसको आप अवेल भी कर पाएंगे। तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। और जहाँ तक आपने कहा कि मैं फार्मा कंपनी में ट्राई करूं या फुटवियर कंपनी में ट्राई करूं, तो दो चीज़ें हैं इसमें। मुझे लग रहा है कि फार्मा कंपनी में आपका जो परस्यू करेंगे अगर आप, तो वो डेफिनेटली आपके लिए बेटर रहेगा। और फुटवियर कंपेरिजन के कंपेरिजन में फार्मा कंपनी विल डेफिनेटली बी बेटर फॉर यू। फिर एक क्वेश्चन है जो अ, आन्या शर्मा जी ने पूछा है अपने भाई हितांश शर्मा के बारे में। और ये कह रही हैं कि इनका जो भाई का डेट ऑफ बर्थ है 15 अक्टूबर 98 है। शाम को 6:05 पर बर्थ हुआ है। और नांगल जगह है पंजाब में, वहाँ का बर्थ प्लेस है। कहते हैं कि सर वो एमबीए या, पहले तो ये लिखा है इन्होंने कि मेरा भाई कनाडा जा सकता है क्या, और दूसरा अगर जा सकता है तो वो उसको एमबीए करना चाहिए या एमटेक को परस्यू करना चाहिए। और ये भी लिखा है कि गुरुजी गवर्नमेंट जॉब में कोई चांस उसका है अथवा नहीं है। तो तीन चीजें हैं। पहला इन्होंने कहा कि वो कनाडा जा सकता है नहीं जा सकता। दूसरा उन्होंने कहा कि वेदर यू शुड परस्यू एमबीए और एमटेक। एंड thirdly whether there's any possibility of getting a job in the government। तो इनका जो हॉरोस्कोप बनाया हमने, इसका जो लग्न है वो मेष राशि है। और इसका जो लग्न का स्वामी है वो पांचवें भाव में बहुत अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ है। और उसके साथ मून और राहु का भी एसोसिएशन है, और गुरु उसको देख रहा है। शनि आपका लग्न में है, 10th हाउस का लॉर्ड है लग्न में, तो उसको हम सिंहासन योग कहते हैं। कहते हैं कि प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा योग बनता है। और यहाँ पर अगर हम देखें बाहर जाने की पॉसिबिलिटी, तो 100% देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ गोइंग आउटसाइड। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगर ये कनाडा के लिए आपके भाई कोशिश करेंगे तो उनका जाना पॉसिबल होगा। और जहाँ तक एम टेक या एम बी ए की बात है, तो मुझे लग रहा है कि इसके हॉरोस्कोप के हिसाब से अगर वो एम टेक परस्यू करेंगे तो वो जो है वो पॉसिबिलिटी बेटर है। तीसरा जो गवर्नमेंट जॉब की बात इन्होंने पूछी है, तो गवर्नमेंट जॉब में अगर आपको अच्छी पोजीशन लेनी है तो दो प्लैनेट का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी होता है। एक शनि है और एक सूर्य है। यहाँ पर शनि और सूर्य बहुत स्ट्रांग नहीं है इनके हॉरोस्कोप में। तो मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट में कोई पॉसिबिलिटी बनती है। तो इसलिए गवर्नमेंट का छोड़कर अगर आप ये परस्यू करेंगे, जैसे मैंने कहा कि इसमें कनाडा में, तो डेफिनेटली जो है वो अ, बहुत फायदा होगा। हमारे साथ भूपेश कुमार जी, ब्रजेश भट्ट जी भी जुड़े हुए हैं, उन सबका स्वागत है। तीसरा क्वेश्चन एक आया है मयंक गुप्ता जी से। उनका 14 जुलाई 89 डेट ऑफ बर्थ है, और टाइम है दिन का 2:07। और प्लेस ऑफ बर्थ है दिल्ली। इन्होंने जो पूछा है वो कि मैरिज कब होगी और फ्यूचर कैसा रहेगा। मैरिज कब होगी और फ्यूचर कैसा रहेगा। ज्योतिष में एक रश्मि किरण होती है, विच इज वी से दैट इट इज इंडेक्स ऑफ लाइफ फॉर एनी नेटिव। तो इनका जो रश्मि किरण है वो 8.14 है, जो कि कम है। इसके अलावा जहाँ तक प्लानिट की पोजीशन का सवाल है, कि अ, एक ज्योतिष में एक योग होता है जिसको हम सकट योग कहते हैं। सकट योग का मतलब होता है कि जब चंद्रमा और जुपिटर आपस में 6-8 पोजीशन में होते हैं, और ये बहुत ही एक नेगेटिव योग हमने कहा। और कहा जाता है कि हमारा जो भी पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होता है हॉरोस्कोप में, वो भी नलीफाई हो जाता है इसकी वजह से। तो इनके हॉरोस्कोप में सकट योग है। मून और जुपिटर की जो पोजीशन है वो 6-8 है, जो कि बहुत अच्छी नहीं मानी गई। और लेकिन जो लग्न का लॉर्ड है वो 10th हाउस में है, वो उसका प्लेसमेंट अच्छा है। और जहाँ तक
मैरिज की बात की इन्होंने कि मैरिज कब होगी और फ्यूचर कैसा रहेगा। तो इस समय जो दशा इनकी ऑपरेट हो रही है वो मरकरी में शनि का पीरियड जो है ऑपरेट हो रहा है। मरकरी में शनि का पीरियड। और जो गोचर है प्लैनेट का इस समय गुरु का, जैसे मैंने कहा कि 6 अप्रैल को कुंभ राशि में एंटर करेगा और वो इनका 5th हाउस है, जो कि मैरिज को भी प्रभावित करता है। और ये समय जो है मैरिज के लिए बहुत शुभ रहेगा। और अगर हम ट्रांजिट और दशा दोनों की बात करें तो मुझे लग रहा है कि इस साल के एंड में, और मैं कहूँगा कि लास्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर में आपकी शादी जो है अवश्य हो जाएगी। लाइफ भी ठीक है, लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जैसे मैंने कहा कि सकट योग होने से लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आती, उतार चढ़ाव बना रहता है लाइफ में। उससे आपको कोई राहत नहीं मिलेगी। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, उसका आपको ख्याल करना पड़ेगा। एक प्रश्न और आया है अभिषेक जी से, और ये इनका जो डेट ऑफ बर्थ है 11 अगस्त 91 है, और दिन का 1:05 का समय है, और मेरठ इनका जन्म स्थान है। ये घर लेना चाहते हैं, तो पूछ रहे हैं कि मैं घर क्या ले पाऊंगा। और दूसरा ये भी पूछ रहे हैं कि मेरी शादी कब होगी। तो इनका जो हॉरोस्कोप हमने बनाया उसमें जो अ, लग्न है वो लिब्रा साइन है, तुला राशि है, और लग्न का लॉर्ड 11वें भाव में बैठा हुआ है, मून, मार्स, मरकरी, और मरकरी के साथ में जो है। तो ये बहुत एक अच्छी पोजीशन मानी गई है लग्न के लॉर्ड की, जहाँ तक हमारे फाइनेंसिस का सवाल है। और इसके अलावा जो शनि है इनका योग कारक है, जो कि एक बहुत स्ट्रांग पोजीशन होती है। और शनि एक ऐसा प्लैनेट है जो हमको लाइफ में स्टेटस देता है प्रोफेशनल लाइफ में। और शनि 10th हाउस को देख भी रहा है, तो ये भी एक बहुत स्ट्रांग पोजीशन है। और इसके अलावा जो अ, एक एक्सचेंज है इनका सन और मून का, इट्स अ वेरी पावरफुल एक्सचेंज। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो हॉरोस्कोप बहुत अच्छा है, बट इनका जो प्रश्न है कि घर लेना चाहते हैं कि वो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो इस समय जो दशा इनकी चल रही है वो चंद्रमा में जुपिटर का पीरियड इनका अभी राहु का चल रहा है 31 अगस्त 2021 तक। उसके बाद गुरु का पीरियड शुरू होगा, गुरु का अंतर्दशा शुरू होगी। और गुरु इनका 4th हाउस को देख रहा है, जो हमारे मकान से संबंध होता है। तो अगस्त के बाद, और अगस्त के बाद और मार्च से पहले ये जो टाइम है, इस पीरियड में मकान की तलाश करेंगे तो डेफिनेटली जो है मकान इनका बन जाएगा। बट मैं यही एडवाइस करूंगा कि अगस्त तक कम से कम मकान ना लें, क्योंकि अगस्त तक अगर आप मकान लेंगे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जहाँ तक शादी का सवाल है, शादी भी मुझे लग रहा है कि इस साल के एंड तक अवश्य हो जानी चाहिए, उसमें भी कोई संदेह नहीं है। एक प्रश्न और है, वीनू गोयल जी ने पूछा है किसी बच्चे के बारे में, या 13 फरवरी 94 उसका डेट ऑफ बर्थ है, और समय 11:50 है, और मेरठ का बर्थ प्लेस है। तो ये जानना चाहती हैं कि इस लड़के का हॉरोस्कोप है कि शादी कब होगी। तो हॉरोस्कोप देखते हैं तो जो टॉरस लग्न है, वृष लग्न है, जिसका स्वामी जो है वो 10th हाउस में बैठा हुआ है, मरकरी, सैटर्न और सन के साथ। और जुपिटर इनका 6ठे घर में है, जो कि 10th हाउस को भी देखता है, और 2nd हाउस को भी देखता है, और 4th हाउस को भी देखता है। और दशा इस समय जो इनकी ऑपरेट हो रही है वो बुध में वीनस का पीरियड चल रहा है, बुध में शुक्र का पीरियड इस समय ऑपरेट हो रहा है, जो कि लड़कों के केस में, क्योंकि वीनस कारक होता है शादी का लड़कों के केस में, तो ये एक शादी के लिए एक अच्छा पीरियड है। और जो जुपिटर का ट्रांजिट भी होगा अभी 6 अप्रैल को, वो भी एक ट्रांजिट अच्छा है। तो जो सब चीज़ों को देखने के बाद
तो ये पता लगता है कि इनकी जो शादी होगी वो जनवरी या फरवरी 2022 में अवश्य हो जाएगी। तो दोस्तों, प्रश्न बहुत हैं और भी। आप लोग सभी ने अभी प्रश्न पूछ भी रहे हैं इसमें प्रोग्राम में। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मैं अगली बार अवश्य दे पाऊं। और हम जो चर्चा है, जो हमने एक गंभीर विषय चुना है अपना, ओबेसिटी एंड ओवरवेट का, मोटापे का या अधिक वजन वाला, जिससे काफ़ी लोग पीड़ित हैं, जो एक गंभीर समस्याओं को अ, हमारे पैदा करता है। तो उसका हम कोशिश करेंगे कि जानने का कारण और वो ज्योतिष में जो उपाय हैं, छोटे छोटे उपाय करके हम किस तरह से उन चीज़ों पर काबू पा सकते हैं। और दोस्तों, मुझे बहुत खुशी है, जो मैं देख रहा हूँ अभी आपके बहुत सारे प्रश्न हैं स्क्रीन पर। और डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम तक आपका जवाब दें। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ज्योतिष के बारे में जो भी आपकी कोई डाउट हो, कोई संदेह हो, कोई आप क्लैरिफिकेशन चाहते हो, कोई एक गंभीर विषय को डिस्कस करना चाहते हो, तो आप बता सकते हैं और हम उस विषय को जरूर लेंगे और आपकी सभी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करेंगे जहां तक संभव होगा। और आप अपने जो व्यक्तिगत प्रश्न हैं, जिस तरह से आप भेज रहे हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप भेजते रहिए, और जितने ज़्यादा हम कोशिश करेंगे, जितने ज़्यादा हम प्रश्न आपके ले पाएंगे। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, थैंक यू सो मच।